नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम में नवंबर से शुरू हो रही है। 25 नवंबर से 29 नवंबर तक एग्ज़ामें लगने वाली हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी एएलपी के एग्ज़ामों के लिए हम क्लास लेकर के आए हैं। आज की क्लास है जनगणना 2011 से संबंधित। इस टॉपिक से जितने भी पॉइंट बनेंगे, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। इम्पोर्टेंट क्लास है, इम्पोर्टेंट एग्ज़ामें हैं, आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले पॉइंट से। आइए, पहला पॉइंट है, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत सन 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुई थी। भारत की जो प्रथम जनगणना हुई थी साथियों, ये 1872 में की गई थी और लॉर्ड मेयो के इनके कार्यकाल में यह जनगणना की गई थी। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के समय हुई थी। देश की नियमित जनगणना सन 1881 में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी सन 1951 में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना का महान विभाजक सन 1921 में हुआ था। क्या हुआ था? 21 में इसका विभाजक हुआ था, जनगणना का महान विभाजक। जनगणना का लघु विभाजक हुआ था 1951 में। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष हुआ था। अगला था, जनगणना से संबंधित अनुच्छेद हैं 246। ध्यान में रखना, ये जितने भी इम्पोर्टेंट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहे होंगे तो सारा कंटेंट आपको समझ में आ जाएगा। अगला पॉइंट है, जनगणना से संबंधित अनुच्छेद 246 में मिल जाएगा। ठीक है, जनगणना का विषय है 7वीं अनुसूची के संघ सूची में है। जनगणना का विषय है, जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। हर 10 वर्ष में जनगणना की जाती है, फिर अगले 10 वर्षों में जनगणना की जाती है। ध्यान में रखना, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। जनगणना का अध्ययन है डेमोग्राफी, जनाकीकी ये जनगणना का अध्ययन है, इसको भी जरूर ध्यान में रखना। 2011 की जनगणना का क्रम है देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। इसकी क्रम है 2011 की जनगणना का क्रम होता है 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं। अगला आता है, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य है हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। ठीक है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखना। ये पिछली एग्जाम में लगी थी आरआरबी, उनमें यहाँ से क्वेश्चन बना करके पूछा गया था, तो आप लोग भी इसको जरूर ध्यान में रखना। अगला आता है, जनगणना का शुभंकर किसे माना जाता है? तो परगणक शिक्षिका को जनगणना का शुभंकर माना जाता है। इनको आप लोग ज़रूर नोट कर लेना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वैसे तो साथियों जितने भी पॉइंट हैं सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू प्लाडेन। प्रथम जनगणना कमिश्नर की जो हुई थी ये डब्ल्यू प्लाडेन के समय हुई थी। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? इनका नाम है आर.एस. गोपाल स्वामी। ये 1949 से 53 में ये आयुक्त रहे थे। आर.ए. गोपाल स्वामी। ठीक है, प्रथम जनगणना आयुक्त। 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली थे। 2011 की जो जनगणना हुई थी उस टाइम पे आयुक्त थे सी चंद्रमौली। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? ये सन 1931 में हुई थी, जाति पर आधारित जनगणना। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला आता है, कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ है। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है?
121.8 करोड़ है। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग है 17.5% है। पुरुष जनसंख्या है 62.32 करोड़ पुरुष जनसंख्या है और 51.47% है पुरुषों की जनसंख्या। महिलाओं की जनसंख्या है 58.75 करोड़ और 48.53% महिलाओं की जनसंख्या है प्रतिशत में। 10 की वार्षिक वृद्धि दर 17.7% व 1.64% है। कुल साक्षरता है भारत की 73% है। कितनी है? 73%। और पुरुषों की साक्षरता दर है 80.9% है। इसको भी ज़रूर ध्यान में रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। महिला साक्षर दर है 64.6% महिला साक्षर दर है। लिंगानुपात 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों में होती है और शिशु लिंगानुपात 6 वर्ष में 919 है शिशु लिंगानुपात। साथियों, आप लोग, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये आरआरबी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और सभी क्वेश्चनों को या पॉइंटों को नोट ज़रूर कर लेना, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्लास है और हम डेली लेकर के आते हैं। इसमें आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, रेलवे, पुलिस, आरपीएफएस सभी की तैयारी के लिए सभी क्वेश्चन हैं। प्लीज़ साथियों, अपने भाई को सपोर्ट करते रहना और चैनल को सब्सक्राइबर करते रहना। आप हमें भी आगे बढ़ाइए और ख़ुद भी डेली क्लासें लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या घनत्व है कितना है? 382 व्यक्ति वर्ग किमी है। 382 ध्यान में रखना। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है। कितना है? 1084 है केरल का। और न्यूनतम लिंगानुपात है हरियाणा का 879 हरियाणा का है, ध्यान में रखना। और सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात किसका है? ये पुडुचेरी का है। किसका है? पुडुचेरी का सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात है। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात कौन सा है? दमन व दीव है, 2 हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार की है 1106, ध्यान में रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये घनत्व, लिंगानुपात, घनत्व, इनको आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिए। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व कौन सा है? ये दिल्ली का है। न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व अंडमान निकोबार है। केंद्र शासित जनघनत्व, इनका केंद्र शासित जनघनत्व है अंडमान का जो न्यूनतम है। सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? उत्तर प्रदेश की है, जो लगभग 20 करोड़ के लगभग है। किसकी है? ये है अपने उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 20 करोड़, लगभग 20 करोड़ हो चुकी है। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम की है। कितनी है? 6.11 लाख है सिक्किम की। आगे आती है सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या वाला कौन सा है? ये दिल्ली है, ठीक है। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप है, सबसे कम वाली, एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है। तो नागालैंड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घटती जा रही है। कहाँ पे? नागालैंड में, ज़रूर ध्यान रखना। आगे आता है सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की है? केरल की है। केरल की है 94% केरल की है। और न्यूनतम सबसे साक्षरता है बिहार की है। कितनी है? 61.8% किसकी है? ये बिहार की है। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा आप लोग, 61.8 बिहार की, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला है न्यूनतम महिला साक्षरता किसकी है? बिहार की है 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप है। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता वाला है
दादर नगर हवेली है। सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? ठाणे, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। सबसे छोटा ज़िला दिबांग घाटी कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है, दिबांग घाटी सबसे छोटा ज़िला है। अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। साथियों, उत्तर प्रदेश में आपको 15 ज़िले मिल जाएंगे। कितने? 75 ज़िले मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा किस में है? ये है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे आगे है। 20 करोड़ जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, और काफ़ी बड़ा उत्तर प्रदेश है, और इसमें 75 ज़िले हैं। आप लोग ज़रूर ध्यान में रखना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है साथियों, आज की क्लास में अपन ने जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उनको डिस्कस किए हैं। अगर आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहे होंगे तो आपको सारा कंटेंट समझ में आ गया होगा। अगर डेली क्लासेस चाहिए आपको तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए। सुबह डेली 6 के और 7 के बीच में हम डेली क्या लेकर के आते हैं? करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं, और शाम को 4:30 बजे के लगभग हम आरआरबी की एग्ज़ाम में चलने वाली है, इनकी क्लासें लेकर के आते हैं। तो प्लीज़ साथियों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।